फिर गवर्नमेंट जॉब के लेवल का जहाँ पे साइंस आती है, वहां पे इसके इम्प्लीमेंटेशन के क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। और क्वेश्चन किस तरीके से मिलते हैं वो भी बताऊंगा, ठीक है ना। सबसे पहले क्या कहता है समझाते हैं, ठीक है ना। इट स्टेट्स दैट एनर्जी neither be created nor be destroyed. It can transfer from one form to another. और आप इसे दूसरे फॉर्मेट में भी कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑल एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि जितनी भी एनर्जी का सम होता है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर। अब बेसिकली आपने अभी फिलहाल क्लास 9th में या फिर दो टाइप की एनर्जी सुनी होगी। एक एनर्जी सुनी आपने काइनेटिक एनर्जी, इसे कहते हैं गतिज ऊर्जा। एक सुनी होगी आपने पोटेंशियल एनर्जी, जिसे कहते हैं स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चों कि यही दो एनर्जी होती है, और भी बहुत टाइप की एनर्जी होती है। स्प्रिंग एनर्जी होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, फ्रिक्शन एनर्जी होती है, सरफेस एनर्जी होती है, बहुत सारी होती है। लेकिन फिलहाल आपके पास सिर्फ यही दो है, क्या, एक गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मैं इसके हिसाब से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताऊं, ऊर्जा का संरक्षण नियम बताऊं, तो ये कहता है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसका क्या मतलब है, पहली बात तो ये कि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों को ऐड करने के बाद आएगा तो एनर्जी, और इसी को नाम दे दिया हमने मैकेनिकल एनर्जी। इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना। हमें क्या सीखना है बच्चों कि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों एनर्जी का सम हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है, सपोज मान लो किसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी 10 जूल है और पोटेंशियल एनर्जी 0 जूल है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 जूल। लेकिन अगर अब उसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई 8 जूल, तो टोटल तो अभी भी 10 जूल रहेगा, यानी कि अब पोटेंशियल को कितना होना पड़ेगा, 2 जूल। बस आपको ये समझना है कि इन दोनों का जो सम आएगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। देखो होता यही है, लेकिन प्रैक्टिकल केस में आप ऐसा फील नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारे पास कई सारे रिटार्डिंग फोर्स होते हैं जिनको हम डेली लाइफ की कैलकुलेशन में काउंट नहीं करते, लेकिन साइंटिफिक वे में हर चीज को काउंट करा जाएगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमेशा वैलिड होगा। अब मैं आपको कराऊंगा इसका प्रूफ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे प्रूफ होता है, फिर मैं आपको बताऊंगा इसके न्यूमेरिकल। और ये टॉपिक ओलंपियाड में ले लो, साइंस ओलंपियाड में ले लो, या फिर IIT जेईई के एग्जाम में ले लो, या कहीं पे भी ले लो, ये बहुत बड़े स्केल में पूछा जाता है। और जो भी गवर्नमेंट जॉब के टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए, और जिसका साइंस सब्जेक्ट है TGT साइंस, उसके लिए भी ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो देखो मान लिया ये एक हाइट है h, ये एक हाइट है h, यहाँ पे एक पॉइंट A, यहाँ पे एक पॉइंट B, और यहाँ पे एक पॉइंट C। आप 3 से ज्यादा पॉइंट भी ले सकते हो, ये आपकी चॉइस है। आप 3 से ज्यादा पॉइंट भी ले सकते हो, ये आपकी चॉइस है, इसमें आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। अब इसके बाद सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है x, तो ये कितना होगा बच्चों, h माइनस x। अब हमें क्या करना है, हमें करना है कि टोटल एनर्जी एट A निकालनी है, टोटल एनर्जी एट B निकालनी है, और टोटल एनर्जी एट C निकालनी है। और अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है तो ये सारी एनर्जीज क्या आएगी, इक्वल आएगी। अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है तो ये सारी एनर्जी क्या आएगी, इक्वल आएगी। दैट मींस टोटल एनर्जी एट A शुड इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ B शुड इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ C। यही हमारा प्रूफ है और यही हमें करना है। और अगर आपने इसे अच्छे से कर लिया तो उसके बाद, अगर आपने इसे अच्छे से कर लिया तो उसके बाद आपको इसके न्यूमेरिकल करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं एट पॉइंट A। हम किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, A पॉइंट की बात कर रहे हैं। पॉइंट A में अगर आप ढंग से देखो तो काइनेटिक एनर्जी एट A विल बी 0। क्यों,
क्योंकि पॉइंट ए में ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि वो एक मैक्सिमम पॉइंट पे रुका हुआ है, अभी हमने उसे छोड़ा नहीं है, ठीक है ना। तो पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यहां मैं लिख देता हूं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ये फॉर्मूले होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²। तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए विल बी mg। सपोज ऑब्जेक्ट जो है उसका मास है mg और हाइट कितनी है h। तो टोटल एनर्जी एट ए विल बी काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए, इट विल बिकम mgh। ये हमारा क्या आ गया, टोटल एनर्जी एट ए। इसी तरीके से अब मैं बात करता हूं बी की। अब जब मेरा ऑब्जेक्ट मूव करते करते बी पे पहुंच गया, तो बी पे तो वो रेस्ट पे नहीं होगा, यानी कि बी पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो हम लिख सकते हैं टोटल एनर्जी एट बी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। नाउ अगेन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। m की जगह m, g की जगह g। अब हाइट कितनी बची है बच्चों, h माइनस एक्स, दिस इज हाइट। तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी mgh माइनस एक्स। नाउ द टर्न ऑफ काइनेटिक एनर्जी। टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एट b वी शुड नो द वेलोसिटी एट b। हमें क्या चाहिए, b पे वेलोसिटी चाहिए, और उसके लिए हम यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन, हिंदी में कहते हैं गति की समीकरण। अब हम गति की समीकरण इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे वेलोसिटी निकालेंगे। देखो मैं ये वाला केस ले लेता हूं, ए से बी वाला। जब कोई चीज ऊपर से ड्रॉप करते हैं तो उसका u 0 होता है और एक्सेलरेशन होता है g, और v पूछ रहा है। तो आपको पता है कि इक्वेशन v² माइनस u² इक्वल टू 2gh। v आपको नहीं पता, u है 0, 2 की जगह 2, g की जगह g, h की जगह x। तो v स्क्वायर इक्वल टू 2gx, तो v इक्वल टू अंडर रूट 2gx। तो हमने ये वेलोसिटी एट b निकाल ली, कि v पे कितनी वेलोसिटी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², और vb स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2gx। तो यहां रखूंगा तो हो जाएगा हाफ m इंटू 2gx प्लस ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा mgh माइनस mgx। हाफ से हाफ जाएगा, mgx से mgx जाएगा, तो टोटल एनर्जी एट बी विल इक्वल टू mgh। तो देखो बच्चों, ये भी mgh, और वो इक्वल आना ही था। ऐसा नहीं है कि आप करोगे तो नहीं आएगा, ये बहुत आपके पैदा होने से पहले देखना पड़ता है, आपके पैदा होने से पहले ये लॉ बन चुका है, ठीक है ना। तो ये आएगा ही आएगा, मतलब ये वेरीफाइड लॉ होता है, ठीक है ना। अब हमें बात करनी है किसकी, सी की। एक मिनट, अब हमें, हाँ नीचे दिख रहा है ना। अब हमें बात करनी है सी की। जब हम सी की बात करेंगे एट सी पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी क्योंकि हाइट नहीं बचा है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट सी विल बी 0, सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी एट सी विल बी काइनेटिक एनर्जी एट सी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²। अब आपको यहाँ पे वेलोसिटी पता होना चाहिए। अब थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे, आप चाहो तो दिमाग लगा सकते हो, आप चाहो तो मेहनत लगा सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। दिमाग ये है कि अगर हाइट x थी तो वेलोसिटी क्या आ गई, √2gx। अगर हाइट h है, क्योंकि h लग गया ना नीचे आने में, तो वेलोसिटी हो जाएगी 2gh। बाकी आप करना चाहो तो इसी तरीके से करा जा सकता है। तो ये हमारा निकल गया टोटल एनर्जी एट सी। टोटल एनर्जी एट सी विल बी आल्सो mgh। तो हमने क्या देखा यहाँ पे बच्चों, हमने ये देखा कि टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सी, और यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रूफ है। अब मैं बताता हूं आपको क्वेश्चन कैसे आते हैं कंपटीशन में, और वो क्वेश्चन देखना, वो क्वेश्चन जिसको इस डेरिवेशन की नॉलेज होगी वो तो बहुत आसानी से कर लेगा, बाकी दूसरा भी कर सकता है, लेकिन उसका टाइम और आपके टाइम में अंतर हो जाएगा। जैसे कहेगा एक ऑब्जेक्ट है जिसे 20 मीटर की ऊंचाई पे फेंका जा रहा है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे वो पूछेगा कि वेलोसिटी कितनी होगी, वो तो 0 होगा। चलो, मास भी दे रखा है 10,
तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी mgh। तो उसने कह दिया किसी ऑब्जेक्ट की हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी मान लो 200 जूल है। अब वो कहेगा उस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ गिरा रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ गिरा रहे हैं और कहेगा आधे रास्ते में, और कहेगा आधे रास्ते में बताओ उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो पोटेंशियल तो आधी हो जाएगी क्योंकि हाइट हाफ हो गया। और जिसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट पता है उसे पता है कि यहाँ पे टोटल एनर्जी 200 थी, तो यहाँ पे भी टोटल एनर्जी क्या होगी 200। दैट मीन्स ये 100 जूल है तो इसको भी कितना होना पड़ेगा 100 जूल, ताकि हमारा टोटल एनर्जी क्या हो जाए कांस्टेंट हो जाए, टोटल एनर्जी क्या हो जाए कांस्टेंट हो जाए। ठीक है ना, पहला तरीका तो ये आ सकता है। अब देखो एक दूसरा तरीके का क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है जिसमें डाटा तो काइनेटिक एनर्जी का दिया जाता है और पूछा पोटेंशियल एनर्जी जाता है, या फिर वाइस वर्सा, पोटेंशियल एनर्जी का डाटा देता है और पूछता क्या है काइनेटिक एनर्जी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, समझा देता हूँ डायग्राम से। एक ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ थ्रो करा जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, एक ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो आपसे ये पूछ रहा है, चलो उसका मास भी ले लो। आपसे ये पूछ रहा है कि बताओ वो कितनी ऊंचाई तक जाएगा, बताओ ये कितनी ऊंचाई तक जाएगा। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके बच्चों, एक तरीका तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन से कर सकते हो उसे, और दूसरा तरीका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। तो मैं फिलहाल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से बताता हूँ। तो सबसे पहले समझना, इसे ऊपर की तरफ फेंक रहे इतनी वेलोसिटी से, यानी कि जब इसे थ्रो किया तो इसके अंदर कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। अब आपको पता है ये सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी, जैसे समझना, मान लो यहाँ पे एनर्जी काइनेटिक एनर्जी 10 जूल है, काइनेटिक एनर्जी 10 जूल है। जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा इसकी एक काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। मतलब मान लो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 8 जूल हो जाएगी, इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 6 हो जाएगी, इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 3 हो जाएगी, कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल एनर्जी में। क्यों? क्योंकि वो कुछ हाइट कंपेयर कर रहा है, हाइट अटेन कर रहा है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 10 से 8 हो गई, यानी कि कितने का डिक्रीज हुआ 2 का। तो वो 2 किस में कन्वर्ट हो गया पोटेंशियल एनर्जी में। ऐसी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी 4। सिमिलरली यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी 10, क्योंकि सम, इनका सम हमेशा क्या रहना चाहिए कांस्टेंट। और यही क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी इस हाईएस्ट पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर। m से m कट गया, g की वैल्यू जो भी मेंशन करेगा, मान लो 10 मेंशन कर रहा है, ठीक है ना, तो h इक्वल टू v का स्क्वायर बाय 2 इंटू 10। v कितना है 20 इंटू 20, 10 20। और आपको एक कहानी बताता हूँ कि अगर u20 से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है तो हाइट 20 होती है, और अगर हाइट 20 से वो नीचे की तरफ छोड़ा जा रहा है तो v कितना होता है 20 होता है। इसे हम कहते हैं 20-20 रूल। तो क्लास ऐसे ही मैं आपके पास साइंस के मैथ के टॉपिक लेता आऊंगा, बस आपका काम है चीजों को सपोर्ट करना। थैंक यू।